बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ये तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होती क्या है कि आप जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या होता है कि सारी दुनिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको जब ट्रेड करते हो तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। द वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या कह रहा है? वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन फैक्ट द ट्रेडिंग अमंग द नेशन कैन बी ट्रेस बैक बाय द अर्ली सिविलाइजेशन। जैसे ही दुनिया सिविलाइज हुई तो उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो गई। ट्रेडिंग एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इम्प्रूव quality of the life of citizen involved the international trade. It is safe to say that nearly every person of earth has benefit from the international trade. ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, डेफिनेटली हर कंट्री हर कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड से अल्टीमेटली बेनिफिट हासिल कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड अ वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी। The human endeavor as old, the most ancient civilization, simple word, the evoke of powerful image of history, exploring an unexplored land, discover the exotic good, the very creation, destruction, and empire would be believe that the complexity, risks and challenge which is इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड shape everyday life and world we live in. Near every time we make purchase are particularly in the global economy, product of their component come from the store shelf from ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी चीज़ें आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट में होते हैं, सारी वो डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें कैसे आती हैं? थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड से आती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री बाय फ्रॉम अनदर country are import and goods and services are sold to another country are exports. Trade mostly take place between the compliance. However, the government include frequently buy sale goods internationally. अगर आप बाहर मुल्क से कुछ खरीदते हैं तो वो इम्पोर्ट है, और अगर बाहर मुल्क में कुछ बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट है। तो इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और ये गवर्नमेंट भी परचेज कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ वेपन और डिफरेंट चीज़ें। इंटरनेशनल ट्रेड इज अ सिस्टम फोकस ऑन द ट्रांजेक्शन अक्रॉस नेशन by which the country exchange goods and services, trade with each other obtain things that are better quality, less expensive, simple, different from what it produce at home. जो चीज़ें घरों में नहीं प्रोड्यूस होती, यानी कि होम कंट्री में नहीं होती, हम बाहर से मंगाते हैं। मोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ परचेज and sale of industrial equipment, consumer item, oil, agriculture products, service such as banking, insurance, transportation, telecommunication, engineering, tourism, accountant for 1/5 or all over the world. पूरी दुनिया का 1/5 इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी डिफाइन द आइदर द बाइंग, इंपोर्टिंग और सेल, एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबल वाइज इंटरनेशनली। जैसे कि एडवांटेज क्या है कि इन्हेंस होती है डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस, उसके अंदर कंपटीशन बढ़ता है जब बाहर की गुड्स आती है। इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट, गेन योर ग्लोबल मार्केट शेयर, रिड्यूस डिपेंडेंसी एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, एक्सप्लॉइट इंटरनेशनल ट्रेड टेक्नोलॉजी, रिड्यूस डिपेंडेंसी, exploit international trade technology, extend sales potential existing product, stable seasonal market fluctuation, enhance potential expansion of business, sales access, production capacity, maintain cost competitive in your domestic market। ठीक है। डिसएडवांटेजेस इधर एडवांटेजेस है, उधर डिसएडवांटेज है। लॉन्ग टर्म गेन है इनके अंदर, शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा नहीं उठाते, लॉन्ग टर्म में उठाते हैं। हायर स्टाफ फ्रॉम लॉन्च इंटरनेशनल ट्रेडिंग, modify your product and packaging, develop new promotional material, incur added administrative costs, deduct personal for traveling, wait for long payment, apply for additional financing, deal with special license and regulation। ये डिसएडवांटेज है। ठीक है। Risks of international trade, the risks of excess international trade can be divided into two major groups। जो ट्रिक्स हैं वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक क्या, इकोनॉमिक रिक्स,
Risks of insolvency of buyer, risks of product or default, failure of buyer to pay the amount due to within 6 months after ड्यू डेट, रिस्क ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, वहाँ आपकी गुड्स चाहे वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है, ये होते हैं इनहेरिटेंट रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ कैंसिलेशन एंड नॉन रिन्यूएबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, war risks, risks of exploration and configuration of import company, risks of imposition of import ban after shipment of goods, transfer risk, imposition of exchange control by the importer। तो जिस किस्म के रिस्क होते हैं। एक चीज और पूछता है इस पे, specialization in international trade, international trade is affected by specialization, specialization is when the nation and region produce what it best suited to do based on the geographic, climate, resource and skill and population. Although the international trade benefit many industry within the nation, some industry may be hurt if the understand in the unrestricted trade occur, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक फ्री ट्रेड होती है, इस ट्रेड विदाउट द इम्पोर्ट टैक्स एंड लिमिट ऑन द क्वांटिटी गुड्स अबाउट इन अ कंट्री, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था हमने इंटरनेशनल ट्रेड का। एक चीज़ और आपके सिलेबस में है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैटिटिव एडवांटेज। ये भी इंटरनेशनल ट्रेड में होता है। It can be defined as belief that the guide behavior of well-established explanation, some aspect of natural world and organization system, expert knowledge that apply in a variety of circumstances and explain specific set of phenomena. According to the definition given the Wealth of Nation, the book written by Adam Smith, trade is a consequence of human propensity to track better and exchange of things, ठीक है, ये उसने कहा था। स्पेशलाइजेशन क्या है? इन इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशलाइजेशन रेफर टू द कंट्री डिसीजन मेजर इन प्रोड्यूस ऑफ सर्टेन गुड्स लेस ऑफ गुड्स बिकॉज द एडवांटेज इज पजेस इन देयर प्रोडक्शन। तो ये क्या है भाई स्पेशलाइजेशन? कि आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है और वो लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, उसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? रेफर टू व्हाट यूर सेक्रीफाइस मेकिंग इकोनॉमिक्स डिसीजन, जो आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट होती है। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ग्रेट फिलोसफी क्या है? एडम स्मिथ 5 जन 1923 19 जुलाई 1790 was a Scottish moral philosopher and pioneer of political economics. His ideas become associated with Smith not only because the foundation of classical school of economics that also gained him to place the history of father of economics. His work served the basis of their line inquiry into the economic field, including the theory of absolute advantage. Even after his death, his great ideas promoted live on. इन 2009 बैंक ऑफ इंग्लैंड प्लेज दिस, ठीक है। एडम स्मिथ ने दिया था कंपैटिटिव एडवांटेज की थ्योरी, और डेविड रिकार्डो ब्रिटिश लिव बिटवीन 1872 एंड 1918 3 रिकार्डो इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक डिसीजन अक्रॉस 1799 when they advanced wealth of nation. David Ricardo accept aspect that made him known across the world, his contribution in the law of competitive advantage. Write his first economic circle at 37 and spent the following 14 years of his life. डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था? एब्सोल्यूट एडवांटेज, देयर इज अ थ्योरी डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ काउंटर्ड द mercantilism zero sum game will AA is positive sum, talk about who can do it better, cheaper and quicker, ठीक है। उसने कहा था कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है, सस्ते में बनाता है और जल्दी बनाता है। AA से AA says one country would have an absolute advantage over the other if he can produce same amount of goods, greater output of goods and service than other country using the same amount of resources or even less। तो ये है, अगर दूसरी कंट्री उसको सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में रहते हुए जल्दी बना रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसको कंपैटिटिव एडवांटेज है, ठीक है। पार्टी कैन बी प्रोड्यूस 5 ton of per hour in 6 employee. Party B produce 10 ton of cash via per hour on 6 employee. Assume that the employee of both
are paid equally, and party B has absolute advantage in party A in producing per hour. This because of party A can be produced twice many, can be same number of employer. ठीक है. Comparative advantage क्या है? Comparative advantage refer to the ability to a party to produce a particular goods and services at low price, marginal and opportunity cost over other. ठीक है, अगर उसको मार्जिनल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे के ऊपर है और वो सेम इनपुट पे उसको अच्छी तरह प्रोड्यूस कर सकता है तो हम उसको कहते हैं कंपैटिटिव एडवांटेज. The conclusion draw is that the party can be gained from specialization in good where it the competitive advantage and trading to the goods to other. ठीक है. Example है, if even if one party can more efficient to produce all goods, absolute advantage in all goods, then the other both country will still gain by trading each other as long as they have different relative efficiency. For example, two party producing two commodities with the same resource, time, all factor have been equal. Output is shown below. Party A 1000 ton of कैश वीसा, 250 टन ऑफ कॉटन, और पार्टी बी 1000 टन ऑफ कैश वीसा और 1000 टन ऑफ कॉटन. तो इसके अंदर क्या होगा? पार्टी बी डेफिनेटली पार्टी ए उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है. अच्छा, एक चीज़ होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपसे अक्सर पूछता है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? बीओपी इसको पढ़ते हैं. ऑफ अ कंट्री सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री. जो भी आपकी कंट्री और किसी दूसरी कंट्री के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है उनके पैसे के एक्सचेंज को, उसके मनी के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. क्लासीफाई द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. विजिबल आइटम फिजिकल गुड्स होती है, इनविजिबल आइटम जो सर्विसेज देते हैं. कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल रिसिप्शन पेमेंट और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होती है. बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस बिटवीन द export and import of goods, only the visible item economic transaction is balance of trade. balance of trade में वो आती हैं जो चीज़ें आप छू सकते हैं सिर्फ और देख सकते हैं. ठीक है. बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम. बैलेंस ऑफ इसमें इनविजिबल सर्विसेज की पेमेंट शामिल नहीं होती. व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट? सरप्लस. सरप्लस क्या है? द अकाउंट बाय विच द मनी कमिंग इनटू द नेशन इज मोर देन द मनी गोइंग आउट इन अ पर्टिकुलर फ्रेम टाइम. सरप्लस क्या है कि पैसा ज़्यादा आ रहा है एक्सपोर्ट के अगेंस्ट और बाहर कम पैसा जा रहा है तो उसको हम सरप्लस कहते हैं. व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट? इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीन्स दैट द नेशन इंपोर्ट मोर कमोडिटी ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज देन एक्सपोर्ट, इट मस्ट टेक फ्रॉम द फॉलोइंग nation for pay their import. The nation would use to reserve the foreign exchange in order to balance of payment shortfall. अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो हम उसको डेफिसिट कहेंगे, और अगर आपकी इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसको सरप्लस कहेंगे. ठीक है. अच्छा, ये डिफरेंसेस भी हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. मीनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सिर्फ विजिबल आइटम होते हैं और इसके अंदर विजिबल नॉन विजिबल आते हैं. कवरेज क्या होती है? डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन विजिबल आइटम और वो इनविजिबल आइटम को करती हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो ये छोटा सा लेक्चर था, इसमें इतना ही. इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो एक रिमेनिंग टॉपिक है वो भी कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, एक हमारा टॉपिक टास्क रह गया टैक्स वाला, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें. तो व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस क्या होती है? पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिफाइंड इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी विच में इंक्लूड द स्पेंडिंग ऑफ डेफिसिट एंड टैक्सेशन. द गोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर रिकॉग्नाइज व्हेन हाउ and why government should intervene in the current economy and also understand the possible outcome of making changing in a market. In addition, the public finance can be involved issue outside of the country including accounting, law and public मैनेजमेंट. ठीक है. पब्लिक फाइनेंस बेसिकली ये होती है जो गवर्नमेंट के जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम हो जाती है तो डेफिसिट आ जाता है और उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पैसे अरेंज करती है उधार के थ्रू, उसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं. अच्छा,
पब्लिक फाइनेंस कैसे आता है? टैक्स कलेक्ट करके, एक्सपेंडिचर करके, नेशनल बजट इसमें इंक्लूड होता है, डेफिसिट और सरप्लस और नेशनल डेट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड activity related to collecting revenue, making expenditure, support society and implement and financing strategy, issuing the government debt, and the main component include, इसमें सबसे पहले टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन क्या होता है? टैक्स इज अ मेन सोर्स ऑफ government. Example, the tax collect government include the sale tax, income tax, type of progressive, aggressive, state tax, property tax. Other type of revenue in this category include duty एंड टैरिफ एंड इम्पोर्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है। बजट क्या होता है? टैक्स तो मेजर सोर्स है। बजट क्या होता है? द बजट इज अ प्लान व्हाट गवर्नमेंट इंटेंडेड टू हैव एक्सपेंडिचर इन अ फिस्कल पॉलिसी इन यूएस। एग्जांपल, प्रेसिडेंट सबमिट द कांग्रेस टू द बजट रिक्वेस्ट एंड हाउस ऑफ द सेनेट क्रिएट अ बिल ऑफ स्पेसिफिक एक्सप्रेस। बजट सेनेट में पेश होता है किसी भी मुल्क के असेंबली के अंदर के वो गवर्नमेंट इस साल इतने करने जा रही है। ठीक है। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या होते हैं जो पब्लिक फाइनेंस का मेजर पार्ट है? एक्सपेंडिचर are the everything of government actually spend on money on such social program, education, infrastructure, such as government spending in a form of income, wealth distribution, which is aimed to benefit society as a whole. The actual expenditure may be greater than the budget. जो भी गवर्नमेंट पब्लिक की वेलफेयर के लिए करती है वो क्या कहलाते हैं? एक्सपेंडिचर। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो उसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। डेफिसिट और सरप्लस क्या आता है? डेफिसिट कब होता है कि अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो डेफिसिट। और सरप्लस कब होता है कि इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है। नेशनल डेट क्या होता है? इफ़ द गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग ग्रेटर देन रेवेन्यू, इट विल फाउंड द डिफरेंट ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम इशूइंग नेशनल डेट, टी बिल रिस्पॉन्सिबल। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए, तो गवर्नमेंट को डिफरेंट जगह से उधार लेना पड़ता है और इस उधार लेने के प्रोसेस को नेशनल डेट कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? द टैक्स इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स इज एक्ट एज अ लिविंग टैक्स इज कॉल्ड टैक्सेशन। अ टैक्स इज compulsory charge fee imposed by the government and individual and corporation. The person who are tax have to pay tax irrespective of corresponding return of the goods and services by the government. A tax may be imposed in income, wealth and person corporation. तो टैक्स क्या है? जो गवर्नमेंट की तरफ से इंडिविजुअल्स पे लगता है जिस कंट्री में रह रहे हैं, तो उसको हम टैक्स कहते हैं। ठीक है। टैक्स को थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स क्या है? रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, रेगुलेशन एंड कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन, इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट, रिड्यूसिंग income inequality, promote economic growth, development backwardness and regional price stability। ये ऑब्जेक्टिव है। टाइप्स ऑफ टैक्स हमारे पास दो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज होल बर्डन ऑफ borne by the same person on whom is live, and ultimate the burden of taxation fall on the person whom the tax is levied and based on their income and proportion। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिसके ऊपर लगता है वही पे करता है। इसके अंदर इनकम टैक्स जो सैलरी वगैरह पे रखता है वो इंक्लूड होता है। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है। इनडायरेक्ट टैक्स वो लगता है जो पहले प्रोड्यूसर पर लगता है, उसको अल्टीमेटली उसका बर्डन ऑफ टैक्स वो ट्रांसफर करता है। इनडायरेक्ट टैक्स दैट्स टैक्स व्हिच इज इनिशियली पेड बाय इंडिविजुअल बट burden of tax which pass over some other individual who ultimately bear it is leave on expenditure। indirect tax में excise, sale, custom, VAT, GST। meaning of canon of tax: by canon of tax is a simple mean of characteristics of good and quality of good taxation system should possess। In fact, the canon of taxation are related to the administrative part of the tax. Adam Smith first डिवाइज द प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ टैक्स 1970। कैनन ऑफ टैक्स सिंपली क्या होता है? क्वालिटी ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम को हम कैनन ऑफ टैक्स कहते हैं। और सबसे पहले ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने 1766 में किया था। इवन इन द 21st सेंचुरी स्मिथ कैनन ऑफ टैक्स आर अप्लाइड फॉर द मॉडर्न गवर्नमेंट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स कलेक्शन। और ये अभी तक स्टिल अप्लाई होता है और गवर्नमेंट इसको यूज करती है। ठीक है। टाइप ऑफ कैनन ऑफ टैक्स। कैनन ऑफ टैक्स में क्या चीज़ें इंक्लूड है? कैनन ऑफ इक्विलिटी, इक्विटी एंड इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, इकोनॉमी और कन्वीनियंस। मॉडर्न इकोनॉमी हैव मोर लिस्ट ऑफ कैनन ऑफ टैक्स जिस कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, सिंपलिसिटी, डाइवर्सिटी। कैनन ऑफ इक्विलिटी। इक्विलिटी क्या है?
canon of equality that the burden of tax must be distributed equally or equitable among the taxpayer. However, the sort of equality because not the taxpayer have the same ability to pay tax, कि जिस पे भी टैक्स लगे उसके अंदर टैक्स पे करने की एबिलिटी हो, और उसको एबिलिटी कब होगी जब उसके इनकम के अकॉर्डिंगली लेगा. सर्टेनिटी, द टैक्स विच इंडिविजुअल has to pay should be certain, not arbitrary. According to Smith, a tax payment manner payment is quantity is paid. Tax liability ought all clear and planned to be contribute everyone. The canon of tax enhance तो लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट बी सर्टेन टू द टैक्स पेयर एज वेल एज टैक्स लेविंग अथॉरिटी. जो भी कैनन ऑफ टैक्स की इक्वालिटी है कि उसको जो इम्पोज कर रहा है, जो लगा रहे हैं, उनको क्लियर हो, सर्टेन हो, पता हो, ताकि वो डिलीवर कर सकें. कैनन ऑफ इकोनॉमी, दिस कैनन इम्प्लाई द कलेक्शन ऑफ टैक्स शुड बी मिनिमम पॉसिबल. एनी टैक्स इन्वॉल्व इन अ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यूजुअली डिले इन असेसमेंट. कैनन ऑफ कन्वीनियंस, टैक्स शुड बी लीव in a such a manner that provide greater convenience. कोई टैक्स का प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट ना हो कि जो ना टैक्स पे करने वाले को समझ में आए, ना टैक्स कलेक्ट करने वाला उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके. प्रेजेंट अदर कैनन ऑफ टैक्स में क्या है? प्रोडक्टिविटी. टैक्स उस पे लगे जब प्रोडक्शन जिसकी अच्छे से हो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द वेल नोन इकोनॉमिक्स, द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस, tax must be productive, cost effective. This implies the revenue yield from the tax must be sizable. और जिस पे टैक्स लग रहा है वो प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो. ऐसा ना हो कि उस पे इतना टैक्स लगे वो टैक्स छोड़ के चला जाए. और ऐसी चीज़ों पे लगे जिसकी इन इलास्टिक होती है. अगर उस ऐसी चीज़ों पे लगेगा जो मोर इलास्टिक है तो लोग परचेज करना छोड़ देंगे और अल्टीमेटली टैक्स का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा. कैनन ऑन सिंपलिसिटी क्या है कि टैक्स बहुत ही सिंपल वे में लगे, आसान परसेंटेज, ना उसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो, ना उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो. ठीक है. कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, सिर्फ एक ही जगह पर टैक्स लगा के गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम ना करे बल्कि उसको डिफरेंट जगह डाइवर्स करते हैं. ठीक है. अच्छा, लास्ट है ज़कात है. नुशरा, ज़कात क्या होती है? ज़कात इज इस्लामिक फाइनेंस और एक तरह का टैक्स है जो लोगों की इनकम पे लगता है 2.5% के हिसाब से. और जो उशर है वो 10% टैक्स और हार्वेस्ट एरीगेटेड लैंड पे लगता है. वो इनकम पे लगती है ज़कात और ये लैंड पे लगती है. बस ये डिफरेंट, ये आपके एग्जाम में भी इंक्लूडेड है. ठीक है. तो अभी सिलेबस में आपके यही चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली. इंशाल्लाह फिर हम इसको रिवीजन में देखेंगे. अब आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच.